हेलो एवरीवन। तो आज का जो क्लास है हम लोग का, ऐसे तो हम मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है? बट आज का क्लास थोड़ा हट के है, जो कि हर एक आदमी को ये जानना चाहिए, ठीक है? ये बेसिक जानकारी है एफआईआर, ठीक है? ये क्या होता है, ये हर एक इंसान को जानना चाहिए, ठीक? तो सबसे पहले इसका हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है? ये एफआईआर का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। यहाँ से हम लोग समझेंगे एफआईआर होता क्या है, क्यों लोग एफआईआर करते हैं, उसके बाद क्या होता है, केस कैसा होता है, कोर्ट में आदमी कैसे पेश आता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले बहुत कोई ऐसा होता है ना कि मान लेते हैं किसी का बकरी चोरी हो गया, तो क्या आप थाना जाओगे तो लिख देगा आपका केस? नहीं लिख मतलब छोटा-छोटा केस के लिए एफआईआर लोग नहीं करता। उससे पहले क्या आता है, तो इससे भी पहले एफआईआर से पहले क्या आता है, एक होता है जिसको बोलते हैं तानहा बोलते हैं, ठीक है? एफआईआर से पहले छोटा-मोटा चीज़ के लिए तानहा लिखाया जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर किसी का बकरी चोरी हो गया तो पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर थोड़ी ना करवाओगे। वहाँ पे तानहा लिख देगा छोटा-सा, ठीक है? छोटे-छोटे मैटर में ये लिखा जाता है तानहा। बाकी अगर आप एफआईआर की बात करो, तो वो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप ही के साथ अगर कोई घटना हो गया, ठीक है? या फिर आपके अगल-बगल में कोई घटना हो गया, ठीक? तब हम लोग कैसे बताएँगे, तो पुलिस सबसे पहले जाओगे पुलिस स्टेशन, ठीक? वहाँ पे जाके अब बताओगे सर ये हमने देखा, ये हुआ, तो पुलिस जब लिखेगा एफआईआर तो कैसे लिखेगा, ठीक है? वो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, तो पुलिस स्टेशन जब आप जाओगे, तो सबसे पहले वहाँ क्या लिखेगा, जब भी आप एफआईआर लिखवाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या लिखेगा वहाँ पे कि कौन-सा स्टेशन है। स्टेशन बोले तो पुलिस स्टेशन, ठीक है? कौन-सा पुलिस स्टेशन का है, उसके बाद आपका केस नंबर लिखेगा, केस नंबर और लिखेगा कौन-सा ईयर में हुआ है, ठीक है? जैसे आप ऐसे जाओगे, कहीं भी अगर कोई कांड हो गया मान लेते हैं, आपके कोई डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे कोई कांड हो गया, तो आप अगर किसी को बोलने जाओगे, कहीं पे मान लेते हैं कि केस हो चुका है और आप जाते हो कहीं पे सिफ़ारिश करने के लिए, मान लेते हैं एसपी के पास जाते हो, ठीक है? तो एसपी के पास जब जाओगे, एसपी के पास जब जाओगे तो अगर वहाँ ऐसा बोले ना आप, क्या पता है? अगर वहाँ पे आप ऐसे बोलोगे, कोई भी केस नंबर मान लेते हैं 175 या 170, ठीक है? और नीचे क्या होता है उसका ईयर होता है। तो आप बोल दोगे 175 23, ठीक? मान लेते हैं 170 23 175 23 ऐसा कुछ अगर आप बोल दोगे एसपी के पास, तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपको भगा देगा वहाँ से। क्यों? क्योंकि सबसे पहला चीज़ जब भी आप कभी जो गए होंगे, उनको पता होगा, जो नहीं गए होंगे, उनसे बस एक मतलब हम बता देते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले जब आप एसपी के पास जाओगे ना, तो बस 2-3 चीज़ ही पूछेगा, वो ज़्यादा आपसे बात नहीं करेगा। बस पूछेगा कौन-सा थाना है, ठीक है? उसके बाद पूछेगा केस नंबर बता दो और ईयर बता दो, बस 3 चीज़ आपसे पूछेगा। यानी इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है एफआईआर में। ऐसे भी बहुत कोई देखे होंगे एफआईआर का जब कॉपी निकाल के देखोगे, तो उसमें फर्स्ट में यही लिखा होता है कि उसका कौन-सा एफआईआर, सबसे पहले पुलिस स्टेशन, उसके बाद उसका केस नंबर, कौन-सा केस नंबर और कौन-सा ईयर है। जैसे हम कोई भी पुलिस स्टेशन मान लेते हैं, ठीक है? दिल्ली में कोई भी कहीं भी मान लो या फिर झारखंड में या फिर कोई भी अपना डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी थाना मान लो, जैसे हम हज़ारीबाग में कोई डिस्ट्रिक्ट, हज़ारीबाग एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ कोई भी, ठीक है? कोई भी थाना का नाम एक्स-वाई-ज़ेड यहाँ पे लिख दो, क्लियर? उसके नीचे केस नंबर मान लेते हैं हमारा 200 है, ठीक है? और उसके नीचे क्या होता है उसका ईयर 23। तो ये 3 चीज़ ज़रूरी है, कहीं पे भी जाओगे ना तो ये 3 चीज़ ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ बोल दोगे कि केस नंबर 200 और 23, तो वो आपका मायने नहीं होगा, सीधा-सीधा भगा दिया जाए, आप भगा दिए जाओगे वहाँ से। तो ये 3 चीज़ ध्यान में रखना कि कभी आप एसपी वगैरह से मिलो, केस के सिलसिले में, तो यही 3 चीज़ आपसे पूछता है, कि पुलिस स्टेशन कौन-सा है, केस नंबर बता दो, ईयर बता दो, ठीक है? अब तो हो गया एफआईआर, अब एफआईआर तो हो चुका है, ठीक? अब इसका जाँच कैसे होगा, ठीक है? इसका जाँच कैसे होगा? देखो, अब सबसे पहले किसी भी स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में, कोई भी पुलिस स्टेशन में क्या होता है, तो एक थाना में क्या होता है, एक एसएचओ होता है, ठीक है?
एसएचओ जो थाना का अध्यक्ष होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक? जो थाना का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जैसे कि थाना में तो बहुत कोई होते हैं, होमगार्ड भी होते हैं, चौकीदार भी होते हैं, कांस्टेबल भी होते हैं, हेड कांस्टेबल भी होते हैं, एएसआई होते हैं, एसआई होते हैं, ठीक है? और एसएचओ होते हैं। तो जब एसपी किसी भी केस का जब रिपोर्ट माँगेगा तो थोड़ी ना होमगार्ड से या चौकीदार से माँगने लगेगा। वो बस एक ही आदमी को जानता है जो अच्छे तरीके से जानता है वो क्या होता है तो एसएचओ, थाना का अध्यक्ष। एसपी जब भी कोई केस के बारे में जब डिस्कस करेगा तो एसएचओ से डिस्कस करेगा। ऐसा नहीं कि किसी से भी पूछ ले, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। तो थाना का एक अध्यक्ष होता है एसएचओ और इसके ऊपर कौन होता है? तो इसके ऊपर भी एक होता है डीएसपी, ठीक? इसके ऊपर कौन होता है? डीएसपी, ठीक है? इसके ऊपर डीएसपी, उसके बाद एसएचओ, उसके बाद कौन होता है? एसआई, उसके बाद एएसआई, ठीक है? उसके बाद कौन होता है? हेड कांस्टेबल, उसके नीचे कांस्टेबल, उसके नीचे होमगार्ड, उसके नीचे कौन होता है? चौकीदार। अब थाना पे डिपेंड करता है कि किसमें कितना होता है। अगर कोई बड़ा थाना है तो वहाँ पे ज़्यादा होगा। मान लेते हैं एसआई 5 है, 5 से 10, एएसआई मान लेते हैं 6 से 8, ठीक है? हेड कांस्टेबल मान लेते हैं 5 से 10, ऐसे 5 से 10 मान लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हम अपने से बस मान लिए कि ऐसा हो सकता है अगर थाना पे डिपेंड करता है, अगर कोई बड़ा थाना हो, तो वहाँ आदमी भी ज़्यादा होगा, ठीक है? वहाँ एसआई भी ज़्यादा होंगे, एएसआई भी ज़्यादा होंगे, हेड कांस्टेबल भी ज़्यादा होंगे, तो वो डिपेंड करता है कि कौन-सा एरिया में है, ठीक? अब ये हो गया हमारा, तो सबसे पहली बात, जब आप एफआईआर करवाते हो, तब वो एफआईआर कौन देखता है? तो सबसे पहला एसएचओ देखता है, ठीक? और वो अपने अनुसार क्या करता है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नियुक्त करता है जाँच करने के लिए, ठीक है? जैसे आपने मान लेते हैं कि एफआईआर करवाया, कोई भी स्टेशन में पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाया, तो इसका जाँच कौन करेगा? तो जाँच कौन करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये एसएचओ डिसाइड करेगा, ठीक है? एसएचओ डिसाइड करेगा कि आपका केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होगा, ठीक? जैसे आप में से एक्स वाई जेड कोई भी नाम जैसे मान लेते हैं मंटू, टिंकू, पिंटू कुछ भी हो, वो एएसआई है, ठीक है? तो इसको नियुक्त कर दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाओ इस केस का और आप ही क्या करोगे इस केस का जाँच करोगे, ठीक है? तो अब जब भी एसपी पूछेगा ना, तो किससे पूछेगा? तो एसएचओ से पूछेगा कि भाई उस केस का क्या हाल है? कुछ जाँच-वाँच हुआ? तो अब एसएचओ जो है वो इससे पूछेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कि आपका केस का क्या हाल है? कहाँ तक पहुँचे हैं? तो अब आ गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, अब ये केस का जाँच करेगा, ठीक है? केस का क्या करेगा? जाँच करेगा और केस डायरी बनाएगा अपने पास। डायरी ऐसे होता है ना? और इसके पास टाइम होता है 60 से 90 दिन या उससे ज़्यादा भी टाइम वो ले सकता है, ठीक है? मिनिमम 60 से 90 दिन का टाइम होता है उसके पास केस डायरी बनाने का, उससे ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, ठीक है? तो ये हो गया, अब आईओ जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो केस का जाँच करने लगे। तो कोर्ट जो होता है ना कोर्ट, वो हर एक पुलिस स्टेशन में क्या होता है, एक स्टेशन डायरी देता है। स्टेशन डायरी मेंटेन करने के लिए देता है, कौन देता है? कोर्ट। तो जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस स्टेशन से जब भी निकलेंगे जाँच करने के लिए, तो वो सबसे पहले अपने स्टेशन डायरी में नोट करेंगे, ठीक है? कि मैं फलाना-फलाना कुछ भी नाम हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम ले लो, कि हम जो हैं वो मान लेते हैं एएसआई हैं, तो सबसे पहले रैंक के साथ एएसआई और अपना नाम, ठीक है? उसके बाद वहाँ अपना थाना वगैरह तो लिखेंगे ही कि इस थाने से हम एएसआई 2 कांस्टेबल के साथ केस नंबर इतना, ईयर लिख देगा वहाँ पे, जाँच करने के लिए निकल गए हैं। टाइमिंग भी लिख देगा कि इतना से इतना बजे तक निकले हैं जाँच के लिए, ठीक है? अब वो जाँच के लिए निकला, तो वो किसमें नोट करेगा? तो स्टेशन डायरी में लिख देगा। ऐसे लिख देगा भाई कि हाँ, हम एएसआई, ठीक है? 2 कांस्टेबल के साथ घटना स्थल पर पूछताछ करने के लिए गए। वहाँ पे देखें कि इसके बगल में अब देखो वो सबसे पहले कि स्टेशन डायरी में मेंटेन कर दिया कि हाँ, उसमें डेट टाइम जो भी है अपना वो लिख देगा स्टेशन डायरी में। स्टेशन डायरी में वो लिख देगा, ठीक है?
डेट वगैरह जो भी लिख दिया, अपना नाम लिख देगा कि हाँ, हम एएसआई हैं, 2 कांस्टेबल के साथ इस थाने से इस केस नंबर के लिए जाँच करने के लिए निकल गए हैं, टाइमिंग लिख देगा। उसके बाद पहुँच गया जहाँ पे घटना हुआ, वहाँ पे अब वहाँ पे एक केस डायरी अपना लेके जाएगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो केस डायरी लेके जाएगा और वहाँ पे पूछेगा फलाना से, जैसे किसी के बगल में, यहाँ मान लेते हो कोई घटना हुआ, यहाँ जहाँ पे घटना हुआ इसके बगल में कोई घर होगा, ठीक है? उससे कुछ पूछ के लिख लिया कि भाई हाँ, ये सच है या गलत है। उसके बगल में और घर है, उससे भी पूछ लिया। कोई ऐसा बंदा हो कि जो कोई देखा हो उस केस के बारे में, जिसको अच्छे से पता हो तो चश्मदीद गवाह में, उसको ले लिया कि हाँ भाई, ये इस केस के बारे में जानता है, ये देखा है। तो ऐसे 60 से 90 दिन में 1 दिन गया, 2 दिन, 4-5 दिन जाता है चेक करने के लिए। उसके बाद वो अपना केस डायरी में मेंटेन करते जाता है, लिखते जाता है कि हाँ, क्या सबूत मिला, क्या नहीं मिला। इस तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने केस डायरी को बनाता है। 15 से 20 दिन, कोई-कोई 1 महीना, 2 महीना, है ना यहाँ पे 60 से 90 दिन, ठीक है? तो कोई-कोई 1 महीना, 2 महीना टाइम है उसके पास, लिख सकता है आराम से जाँच करके लिखेगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर केस डायरी मेंटेन करके अब ये किसके पास भेज देगा? तो ये भेज देगा डीएसपी के पास, ठीक है? ये किसके पास भेज देगा? डीएसपी के पास। डीएसपी के पास भेज दिया। अब डीएसपी क्या करेगा? तो इसका सुपरविज़न करेगा, ठीक है? सुपरविज़न करेगा कि हाँ भाई, आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है। डीएसपी क्या करेगा? सुपरविज़न करेगा। अब डीएसपी जो है वो किससे पूछेगा? ये केस सही है वाक़ई में या गलत है? आपने कैसा लिखा, नहीं लिखा? तो पुलिस का तो बात जानते ही हैं कि हाँ, आप सही बता रहे हो या गलत बता रहे हो। तो पुलिस, ये भी पुलिस है, वो भी पुलिस है। तो आईओ जो है वो डीएसपी को बताएगा कि हाँ सर, ऐसे-ऐसे हुआ है, ये कांड हुआ था यहाँ पे, इन लोगों ने गवाह दिया। इस तरीके से वो जाके इसको बताएगा। अगर डीएसपी को लग गया कि हाँ भाई, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो बता रहा है वो सच है, तो वो सुपरविज़न में अपना साइन कर देगा, ठीक है? साइन कर देगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि केस को चाहे कमज़ोर बनाना या चाहे तो हार्ड बनाना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो आईओ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे, हर एक पुलिस वाले को नहीं बोल रहे, बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले होते हैं, तो थोड़ा-मोड़ा आप समझ ही रहे हो जाता है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग केस को इधर-उधर घुमा सकते हैं, ठीक है? चाहो तो डीएसपी भी घुमा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। काहे कि आईओ के बाद डीएसपी के पास ही जाता है वो पेपर, ठीक? तो चाहे तो यहाँ पे एसएचओ भी पेपर को घुमा सकता है, उसमें कुछ उल्टा-सीधा लिख सकता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी, मतलब कि केस को कमज़ोर बनाना है या हार्ड बनाना है, ये इन तीनों पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, डीएसपी और एसएचओ। अब मान लेते हैं ऐसा कि आपने कोई कांड ही नहीं किया, ठीक है? आपने कोई कांड ही नहीं किया, मतलब आपने कुछ गलती ही नहीं किया। आपके घर वाले के बगल में, मतलब होता है ना, अगल-बगल का बहुत कोई जिससे आपका दुश्मनी, अगल-बगल का तो लगभग हर एक का कोई ना कोई तो होता ही होगा, ठीक है? तो घटनास्थल पे आप थे भी नहीं, आपका नाम दे दिया गया, ठीक है? तो नाम दे दिया गया, आपको पता है, जैसे कहीं पे लड़ाई हुआ ना, तो आपको पता चला कि हाँ भाई, वहाँ पे लड़ाई हो गया है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यार वो तो मेरा नाम दे सकता है, वो मेरा नाम दे सकता है, तो आप कैसे बचोगे इन चीज़ों से, नाम वगैरह से कैसे बचोगे? तो आपके पास कोई ना कोई तो प्रूफ़ होना चाहिए कि आप घटनास्थल पे नहीं थे। तो आप कहीं से भी, मतलब जैसे पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है, आप पता कर लोगे कि हाँ भाई, वहाँ पे लड़ाई हुआ, हमको लगा, मतलब ऐसा शक हुआ कि भाई वो मेरा नाम भी दे सकता है। तो आप कहीं पे भी, जैसे मान लेते हैं कहीं बगल में हॉस्पिटल हो, ठीक है? या कोई बड़ा मॉल वगैरह हो, तो मॉल वगैरह का उतना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं पे अगर गवर्नमेंट अस्पताल हो, ठीक है? तो वहाँ से जाके आप कोई 5-10 रुपए का पर्ची कटवा लो कि हाँ भाई, हम इस टाइम यहाँ पे थे। तो वो आपके पास सबूत हो जाएगा कि सर, आपने जो लिखा है वो गलत लिखा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बोलोगे सर, आपने जो लिखा है वो गलत लिखा है। अब ऐसा मत करना कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को समझाने लगो कि सर आपने गलत किया, ऐसे-वैसे। नहीं, बात से आराम से बात करो जाके कि सर देखिए, ये मेरा प्रूफ है, हम वहाँ पे नहीं थे, ठीक है? आराम से जाके बताना। पुलिस वाले अच्छे होते हैं, सुनते भी हैं आराम से, और वो नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो। लेकिन कोई-कोई स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं ना कि उनको क्या ही बोले, समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये, तो वहाँ पे जाके समझाना, वो हटा भी सकते हैं। अब यहाँ सुपरविज़न होता है मेन। मान लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर केस डायरी लिख के और डीएसपी के पास भेज दिया गया है। तो आप बोलोगे सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास सर कुछ कर दिए, तो अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको क्या बोलेगा? जो आईओ है, वो बोलेगा
कि भाई देखो हम जो लिखना था वो तो लिख चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि आप जो बता रहे हो वो सही है, आपके पास प्रूफ़ है कि आपने ग दोष नहीं मतलब गलती नहीं किया है, तो उससे मतलब कि कोर्ट में जाने से पहले वो पेपर तो जाएगा डीएसपी के पास, आपका जो एफआईआर का कॉपी है। तो वहाँ पे आप जाके डीएसपी सुपरविज़न जब करेगा, जब आपको पता है इसके पास है, यहाँ पे जल्दी से जाओ। वहाँ पे जाने के बाद बताओ, अपना प्रूफ़ थोड़ा-मोड़ा तो दे सकते हो ना। अगर आप वाक़ई में अगर आप निर्दोष हैं, तब आपके पास कोई ना कोई तो प्रूफ़ होगा ही। तो वो प्रूफ़ जाके इनको दिखाओ कि सर ऐसे-ऐसे बात है, मतलब गलती से मेरा नाम दे दिया गया है, तो ये सुपरविज़न में आपका नाम हटा देंगे। ठीक है? ये होता है कि इनके पास पावर होता है भाई, बहुत पावर होता है। ये चाहे तो आप हटा सकते हैं, ठीक है? आराम से हटा देंगे। अब जब ये सुपरविज़न करके आपका नाम वगैरह हटाना या ना हटाना वो बात की बात है। अगर आप वाक़ई में दोष होंगे तो आप तो वहीं दोषी होंगे तो डीएसपी वहीं पकड़ लेंगे आपको, ठीक है? अब ऐसा नहीं पकड़ के जेल में डाल देंगे, नहीं। वहीं पे आपको समझ जाएँगे कि हाँ भाई ये गलती किया है, ठीक? अब जब ये गलती किया गया है या नहीं किया गया वो बात की बात है। तो जब सुपरविज़न हो जाएगा, ठीक? सुपरविज़न जब हो गया, ये साइन करके अपना कुछ एक्स-वाई-ज़ेड दे दिया गया आगे, ठीक है? अब ये किसको दे देगा फिर से? तो अब इसके बाद जब पता चला हाँ कन्फर्म है, तब आप जो है उसके बाद लगेगा आप पे चार्जशीट, चार्जशीट, ठीक है? आपने क्या-क्या कांड किया है, चार्जशीट लगेगा। उसके लिए क्या होता है आईपीसी, ठीक है? आईपीसी इंडियन पिनल कोड। अब चार्जशीट में आपका आईपीसी डिसाइड करेगा कि आपने क्या किया है, ठीक है? जैसे मान लेते हैं 34, 34 का मतलब क्या होता है? ये एक कोड है, ठीक है? इस बात 34 का मतलब क्या हुआ? ये इंडियन पिनल कोड है। 34, 34 का मतलब होता है सामूहिक अपराध, ठीक है? जैसे 4-5 कोई मिलके आपने किसी को धो दिया पकड़ के, ठीक है? तो वो सामूहिक अपराध में जाएगा। अगर हम मान लेते हैं आप पे 144 लगा है, ठीक है? 144 का मतलब क्या होता है? बिना मतलब आप कहीं पे भी चौराहे पे भीड़-भाड़ लगा के खड़े हो, ठीक है? इकट्ठा हो गए हो ग्रुपिंग में बिना मतलब का तो वो 144 होता है। यानी कि कहीं आपने ऐसा देखा भी होगा, कभी-कभी क्या होता है कि जहाँ पे इमरजेंसी अलर्ट हो जाता है ना कभी-कभी तो वो जैसे कोरोना के टाइम कैसे देखते थे? कि वहाँ पे भीड़ नहीं लगाना कहीं पे, तो उस टाइम 144 लागू कर दिया गया था कि कहीं पे भीड़ नहीं लगाना। अगर लगाए हो, बिना मतलब का इकट्ठा हो ग्रुपिंग में, तो पुलिस आता था, धो देता था आपको। तो ये बात है, ठीक है? तो ये हो गया, ये सब धाराएँ हैं। अब चार्जशीट आपके ऊपर लग गया, ठीक है? अब चार्जशीट लग गया, अब क्या होगा इसके बाद ये जो एफआईआर कॉपी है वो चला जाएगा कहाँ पे? कोर्ट, ठीक? अब कोर्ट चला जाएगा तो वहाँ पे आईपीसी काम नहीं करेगा, वहाँ पे क्या काम करता है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक? उसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो गलती किया है, उसका सज़ा क्या होना चाहिए वो कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है? सीआरपीसी के तहत कोर्ट में सीआरपीसी चलता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक? तो सीआरपीसी तो फिलहाल हम लोग कल पढ़ेंगे, बाकी आज हम लोग यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सीआरपीसी तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट धाराएँ कि आईपीसी का इम्पोर्टेंट धाराएँ क्या होते हैं। ऐसे मतलब कि जब आप डीएसपी वगैरह बन जाओगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको, कि हाँ, कैसे क्या होता है। उसके बाद हर एक धारा पढ़ाने के बाद ट्रेनिंग होगा आपका, कस्टमर मतलब कि कोई भी अपराधी को कैसे पकड़ पाओगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे आगे समझते हैं कि आईपीसी की धाराएँ क्या-क्या हैं। हम हर एक धारा तो नहीं लिखे हैं बट इतना लिखे हैं जितना आपका काम का आ सके और जितना हर एक कोई को जानना चाहिए। 34 का मतलब क्या होता है सामूहिक अपराध। यानी कि अगर आप ग्रुप में मिलके अपराध किए हो, ठीक है? तब वो किस में आएगा तो 34 में आएगा। ठीक? 144 मतलब इसके तहत व्यक्ति को समूह में इकट्ठा नहीं होना है। बताया था अभी पीछे। 201 201 का मतलब क्या होता है सबूत मिटाना। जैसे आप मानते हैं कि कोई गलती कर चुके हो, ठीक है? बहुत बड़ा अपराध कर दिए हो और अगर आप कोशिश कर रहे हो गलती मिटाने का, ठीक? तो उस केस में आप पे कौन-सा धारा लगेगा 201। 300 का मतलब क्या होता है हत्या की परिभाषा। 300 का मतलब हत्या की परिभाषा। यानी कि हत्या की परिभाषा का मतलब क्या है? अगर किसी का मतलब कि डेथ हो गया, तब जो है वो कैसे डिसाइड होगा कि ये नेचुरल मौत है या वाक़ई में किसी कोई इसका मर्डर किया ग मतलब मर्डर किया है, ठीक है? तो वो कौन डिसाइड करेगा? 300 यानी हत्या की परिभाषा। ये
से कुछ नहीं है, बस परिभाषा बताता है कि वो मर्डर कैसे हुआ। जैसे मान लेते हैं कि अगल-बगल में कोई बूढ़ा होगा, मान लेते हैं मर गया, ठीक है? अब कोई ऐसा हुआ कि आपसे किसी का दुश्मनी है, ठीक? अब क्या हुआ कि कोई उसी के घर वाले मान लेते हैं कि उसी को मार दिया बंदूक, ठीक है? और आपको मतलब फँसा दिया गया कि वो मार दिया। तो अब आप पुलिस जब जाँच करेगा ना तो मरा हुआ आदमी पहले से तो मरा है, तो उसमें ब्लड क्या होता है, गोली जब मारा तो ब्लड निकला ही नहीं। पुलिस को पहले से पता चल जाएगा कि भाई ये तो पहले से ही मरा है, यानी ये मौत उसका तो नेचुरल डेथ है। तो वो परिभाषा बताता है कि मौत हुआ कैसे हुआ? नेचुरल मौत है या किसी के द्वारा मारा गया? अब 302 का मतलब क्या होता है? हत्या। जैसे आप किसी को मारे, खुद से भी मारे, रोड वगैरह से मारे या जैसे भी मारे, तो वो अगर मर गया तो वो हत्या हो गया, ठीक है? 304 मतलब लापरवाही से हत्या, ठीक है? लापरवाही से हत्या, ये किसमें आ जाएगा? 304। 307 मतलब हत्या की कोशिश। जैसे आप अगर किसी को मारे, जान से मारने की कोशिश कर रहे थे आप किसी को और वो बच गया, तो वो किसमें आएगा? तो हत्या की कोशिश में आएगा, ठीक है? तो ये धारा लगेगा। अब एक चीज़ ध्यान देना है, हत्या का जो कोशिश होता है ना, उसमें बड़ा डेंजर होता है। आप जिसको मारे वो बच गया, तो कोर्ट में वही पेश होगा। तो ये बड़ा डेंजर होता है 307, ठीक है? क्योंकि जो जिसको मारे वो तो बच गया, अब कोर्ट में वही पेश होगा कि हाँ, यही हमको मारा था, ठीक? तो उसमें आप आसानी से फँस सकते हो। बाकी जो हत्या है, इसमें तो वो मर गया भाई, अब पुलिस का काम है जाँच करना। 309 309 का मतलब क्या होता है? आत्महत्या की कोशिश, ठीक है? आत्महत्या की कोशिश, यानी कि बहुत कोई देखते हो ना सुसाइड वगैरह करते हैं, लेकिन वो अगर बच गए, मर गए तो वो तो हत्या में चला गया, कोई बात नहीं है। फिर उसको समझ रहे हो ना, जला-उला दिया जाएगा जो भी है, बात की बात है। और अगर आप बच गए तो आप पे कौन-सा धारा लगेगा? 309। पुलिस पकड़ के ले जाएगा, "अरे! तू काहे मरने जा रहा था रे?" पकड़ के ले जाएगा आपको, बोलेगा, "काहे मरने जा रहा था बाबू? बता दो ज़रा।" तो ये हो गया 309, ठीक? आगे चलते हैं। 312 यानी कि गर्भपात। गर्भपात का मतलब समझ ही रहे होगे। जैसे बहुत कोई होता है ना कि पेट में ही कोई बच्चे को मार देता है, ठीक? तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। ये किसमें आता है? 312 में। 315 315 मतलब आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। जैसे ऐसे होता है ना कि गाँव में महिलाओं को देखते होंगे आप, आपके हस्बैंड मतलब ऐसे कैसे समझाएँ अब? हम तो बहुत छोटे हैं अभी। ऐसा देखते होंगे ना कि किसी का हस्बैंड मान लेते हैं कि कोई औरत के साथ बहुत गलत कर रहा है, तो दूसरी औरत उसको बोलेगी कि तुम्हारी जगह अगर हम रहते ना तो हम मर जाते। ठीक है? तो उसको तो उकसा दे रही है पूरा, मरने के लिए प्रेरित कर रही है और बाय चांस अगर वो मर गई, तो कौन फँसेगा? जो बताया वही फँसेगा, ठीक है? 365 का मतलब क्या होता है? अपहरण। किसी को किडनैप कर लिए तो वो किसमें आ गया? 365 में। 376 में 376 मतलब रेप। अब बहुतों को रेप ही नहीं पता, रेप क्या होता है? देखो, किसी के मर्ज़ी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना वही रेप होता है, ठीक है? 376 भी यानी कि गैंग रेप, जैसे ग्रुपिंग में अगर आप रेप करते हो तो गैंग रेप। कौन-सा आएगा? 376 बी। 379 का मतलब चोरी। अब 2-3 कोई गए और किसी के घर में कुछ सामान चुरा लिए, तो वो चोरी में आएगा। लेकिन अगर आप 4 से कम है तो चोरी में आएगा 379 और अगर आप 4 से अधिक है तो वो किसमें आ जाएगा? डकैती में आ जाएगा और वो फिर धारा हो जाएगा आपका 395। 396 यानी डकैती के दौरान हत्या, ठीक है? आप चोरी करने गए, आपको कोई जब पकड़ा तो आप उसको धो दिए, मार दिए, तो वो किसमें आएगा? 396 डकैती के दौरान हत्या, ठीक? अब यहाँ डकैती है, ये मत देखना चोरी, डकैती यानी कि ग्रुप, ग्रुपिंग में आप गए हो, ठीक है? अब ऐसा होगा ना कि बहुत सारा धारा एक साथ होगा, एक साथ आएगा, मतलब एक लगा तो उसके साथ 3-4 और लगेगा, तब आप कैसे जानोगे? जैसे देखो कि अगर आप गए, डकैती करने गए, ठीक है? तो ग्रुप में गए होगे, 395 लगा आप उसके बाद अगर आप किसी का हत्या कर दिए, 396 लगा, इसी के साथ 395, 306 अब हत्या तो हो चुका है, तो उसके साथ कौन-सा आएगा? 300 भी 302 भी आएगा, ठीक है? 302 भी आएगा। उसके बाद इसके साथ सामूहिक अपराध तो हुआ ही है, तो 100 सॉरी 34 भी आ जाएगा, ठीक है? तो ये बत होता है कि बहुत सारी धाराएँ आपस में साथ में आता है कि 415 यानी कि छल, ठीक? जैसे छल का मतलब क्या होता है और धोखा का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। छल क्या होता है? जैसे आपने किसी को कोई बात बोला कि भाई हम ये करेंगे, वो करेंगे, आपने उसके साथ कुछ गलत कर दिया।
तो वो आ जाता है छल में। 420 का मतलब धोखा। बहुत सारे सुने होंगे आप लोग, आप पे 420 ठोके, ठीक है? यानी हो सकता है किसी का पैसा वगैरह ले लिया हो, ना देता हो या ज़मीन वगैरह में कोई फ्रॉड हो गया हो, गलत लिखवा लिया हो, तो वो 420 के केस में जाएगा, फँस जाएगा। ठीक? कोई दिक्कत? तो ये हो गया हम लोग का आज का टॉपिक एफआईआर, जिसमें हम लोग आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड के बारे में देखे। ठीक है, कल हम लोग समझेंगे सीआरपीसी क्या होता है, उसके बाद पुलिस रिमांड, ठीक है, जुडिशियल रिमांड, ठीक, एक होता है पैरोल। ये संजय दत्त को मिला था ना पैरोल। पैरोल का मतलब क्या होता है कि कोई कैदी अपना गलती को सुधारने के लिए बाहर आता है, ठीक, जैसे कि संजय दत्त। अब चाहे तो कोर्ट उसको फिर बुला सकता है कभी भी, जिस जैसे ही उसको शक हो कि नहीं ये नहीं सुधरेगा तो उसको फिर बुला सकता है। तो ये सब चीजें हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाय।